Hello, dear learners. Hope you are doing well and having fun with the studies. So, as you all know, we are about to finish the series of PYQ, and here today the paper is of 2015, paper 1, question 60 and for 100 marks. Paper set will be A. The significance of PYQ I have already shared many times in my videos. So, without wasting much of your time, let's get started. Yeah, we will be cutting short the videos because I want to give you more quality content and in a limited time. Here, the very first question: when choosing a teaching method, which of the following is considered to be the least important? Nature of content being taught, available resources, course objective, students' likes and dislikes. Option D. Yes, students' likes and dislikes, because they may help you to solve the problems or to know what students exactly want to learn, but हर स्टूडेंट के अपने अलग अलग लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं. सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज रादर देन लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ ईच पर्टिकुलर स्टूडेंट. एंड मोस्टली नीड पर फोकस करना चाहिए, लाइक्स डिसलाइक्स पर नहीं. सेकेंड, द बेस्ट फीडबैक अबाउट मिस लर्निंग इज ऑब्टेन थ्रू. मिस लर्निंग मतलब जो नहीं समझ में आ रही है, जो छूट गया. इट इज़ ऑप्शन है डायग्नोस्टिक. मिस लर्निंग मीन्स टू लर्न इनकरेक्टली और टू एक्वायर इनकरेक्ट नॉलेज. लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोड़कर हाफ इन्फॉर्मेशन इज डेंजरस. तो उसी की तरह अगर आपको पूरी बात पता नहीं है तो आप आधा ही ज्ञान लोगे और उसकी वजह से आप हाफ नॉलेज अप्लाई करके एग्ज़ाम सॉल्व करोगे. यहाँ पर भी अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम में स्टडी नहीं की और आपने ऐसे हाफ नॉलेज बेसिस पर अगर कोई भी क्वेश्चन टिक किया तो वो रॉन्ग होगा. दिस अप्लाइज टू ऑल एवरीवेयर. डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस भी की जाती है, बिफोर भी की जाती है, सॉरी ड्यूरिंग द प्रोसेस की जाती है. समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो एंड में किया जाता है. ओके, सो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूज टू डायग्नोस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्निंग इन सर्टन एरियाज ऑफ स्टडी. और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? टेस्ट, ये टेस्ट होती है जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये जो कि डायग्नोस करती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है सेंटर्ड अराउंड द स्कूलिंग प्रोसेस, मतलब करिकुलम वगैरह के ऊपर बेस्ड होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. ठीक है वो. और ये डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इंडिविजुअल की वीकनेस या लर्निंग डिफिशियंसी को ज़्यादा फोकस करती है, उनका जो गैप है वो फिल करने का ट्राई करती है. ओके विथ यू ऑल. मूविंग फॉर द थर्ड, द क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज बेस्ड ऑन. द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ऑप्शन बी, एनालिसिस. बट इन आर आंसर की इट इज़ ऑल्सो ए, कंप्रीहेंशन. बी एंड ए ऐसा दोनों दिया हुआ है. सो एनालिसिस एंड कंप्रीहेंशन. ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है. मैंने प्रीवियस वीडियोस में ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर भी बोला है. तो ये किसने डेवलप की थी? बेंजामिन ब्लूम ने की थी. और इसमें ना कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमीटर ऐसे 3 डोमेन्स होते हैं. लेट मी राइट इट. कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर. अरे साइकोमोटर ये क्या होते हैं? डोमेन्स होते हैं, 3 डोमेन्स. ये किसके डोमेन्स है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें ये 3 डोमेन्स होते हैं. और ये कैसे चेक करते हैं? अगर कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो वो साइकोमेट्रिक, फिर अगर कोई रिमेंबरिंग और रिकॉलिंग तो वो कॉग्निटिव, और अफेक्टिव कौन सा होता है? फीलिंग्स या इमोशंस वाला. ओके विथ यू ऑल. और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया 2016 के. मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ. ऐसा है, रिमेंबर सॉरी नीचे से स्टार्ट होता है. रिमेंबर, फिर उसके ऊपर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, इवैल्यूएट, और उसके ऊपर आता है क्रिएट. ओके, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट. ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है. और आपको यहाँ पर क्या बोला है? एनालाइज बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, तो वो एनालिसिस करना है. ओके, और ये जो 3 डोमेन्स है इसके ऊपर डिटेल में स्टडी कर लेना नेक्स्ट एग्जाम में आए तो.
और अगर आपके पास में नहीं है नोट्स तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. स्टूडेंट्स हु कैन इफेक्टिवली एक्सप्रेस देयर थॉट शो डैश इंटेलिजेंस. इट इज़ ऑप्शन बी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. इट इज़ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. ओके, मतलब लिंग्विस्टिक माने कि जो स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज में. लिंग्विस्टिक जो होता है लैंग्वेज बेस्ड रहता है ये. ओके, 1 मिनट. यस, एक हॉवर्ड गार्डनर नाम के पर्सन था जिन्होंने ये थ्योरी दी थी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस. तो वो मल्टीपल इंटेलिजेंस में ना 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस होते हैं. तो उसमें एक लिंग्विस्टिक होता है टू एक्सप्रेस वन थॉट्स एंड अंडरस्टैंड अदर्स. वो लिंग्विस्टिक वाला होता है. जो पर्सन है उसमें वो एक वर्ड स्मार्ट यानी कि जो बहुत ही स्मार्टली अपने वर्ड्स को मैनेज करके बोलता है वैसे वाला. फिर उसमें और एक आता है लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स वाले, LM, लॉजिकल मैथमेटिकल, जिनमें साइंटिफिक थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रहता है. फिर आते हैं स्पेशल स्किल्स वाले जो विजुअल इमेजेस या पैटर्न्स बनाते हैं, मतलब मेंटल इमेजेस, इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है उनका. फिर एक आते हैं म्यूजिकल वाले, म्यूजिकल सेंसिटिव रहते हैं ये म्यूजिकल रिदम्स को और पैटर्न्स की तरफ. मतलब कि इनमें एबिलिटी होती है वो प्रोडक्शन की, क्रिएट करते हैं वो, या फिर वो कोई साउंड को मैनिपुलेट करते हैं. फिर एक आता है बॉडीली काइनेस्टिक एस्थेटिक या एस्टिक कुछ तो भी ऐसा ही हो. यूजिंग बोल और पोर्शन ऑफ बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली. मतलब आपकी बॉडी को यूज़ कर कुछ एक्सप्रेस करना. देन इंटरपर्सनल, ये भी एक टाइप का आता है इंटरपर्सनल, दूसरों के बिहेवियर को लेकर सेंसिटिव होना, इंटरपर्सनल. फिर इंट्रापर्सनल, खुद के फीलिंग्स को लेकर सेंसिटिव होना या खुद के फीलिंग्स को लेकर अवेयर रहना. फिर नेचुरलिस्टिक, ये इंट्रापर्सनल, ये भी एक है इंट्रापर्सनल हो रही है. अभी आगे नेचुरलिस्टिक जो 8 वाला है, जो वर्ल्ड के मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे उनके तरफ जो सेंसिटिविटी होती है उसके लिए नेचुरलिस्टिक. ओके, जो थॉट्स वाला है वो है लिंग्विस्टिक. अभी इमोशनल इंटेलिजेंस तो पता ही आपको, EQ, इमोशनल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, यूज़ एंड मैनेज ओन इमोशन इन पॉजिटिव वे. फिर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस क्या होता है, मेमोरी का यूज़ करना, वर्ड फ्लुएंसी होना. फिर स्पीड, परसेप्चुअल स्पीड, यानी कि एकदम स्मार्ट वाले जो स्मार्ट लोग होते हैं वो वाले कॉग्निटिव वाले. फिफ्थ, द फैक्टर्स विच मोस्ट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग आर. 1 मिनट, सॉरी, IPL के नोटिफिकेशंस आ रहे थे. आप इंजॉय कर रहे हो या नहीं IPL? मैं मोबाइल पर ही कर रही हूँ फिलहाल, तो मैच देखने से इतना टाइम का है अभी. फिफ्थ का आंसर है B, टीचिंग मेथड, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचर्स ट्रेनिंग. ये कौन सी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को मोस्ट अफेक्ट करता है? टीचिंग मेथड होता है, टीचर्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग. टीचिंग का मतलब क्या होता है? इम्पार्ट नॉलेज, लोगों को ज्ञान देना. तो अभी वो उसमें ना कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे ये पूछा है. तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना टीचर को, अगर नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो कुछ भी बड़बड़ करेंगे. सो सब्जेक्ट नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट. फिर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ इंपॉर्टेंट कि वो किस वे में टीच कर रहे हैं, उनका क्या स्टाइल है, क्या वे है टीचिंग करने का. फिर टीचर्स ट्रेनिंग, मतलब लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो चालू ही रहती है. अगर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी लर्न कर रही हूँ. मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, कुछ नया समझती हूँ, और ये सारा तो मुझे भी हेल्प करने वाला मेरे एग्जाम्स में. तो वही हिसाब से लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो टीचर्स को कंटिन्यूसली ट्रेन करना पड़ता है खुद को ताकि वो अपडेटेड रहे. देन कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर बात ही नहीं कर पाओ तो टीचर कैसे? टीचर हैव टू कम्युनिकेट प्रॉपरली without any hesitation, without any uncomfortableness. She has to be confident enough that she is aware of herself and her subject. वो वॉइस में समझ में आ जाता है कि टीचर कॉन्फिडेंट है या नहीं. हाँ, कभी कभी मेरा वॉइस भी अटकता है जब मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, आपको ध्यान में आ जाएगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इज़ टू हेल्प इन बेटर रिटेंशन ऑफ कंटेंट. होमवर्क क्यों देते हैं मैम? जो क्लास में पढ़ा है उसका होमवर्क देते हैं इसीलिए ताकि बच्चे घर पर जाकर वो चीज़ें फिर से रिकॉल करें. दैट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ रिविजन. लर्निंग होल डे एंड रिवाइजिंग द टॉपिक एट नाइट, इट्स द बेस्ट वे टू रिवाइज. करके देखो एंड यू विल सी द चेंज दैट आपके माइंड में चीज़ें एक्चुअली भी रह रही है. लाइक देर इज़ अ मेथड विच आई विल बी शेयरिंग इन अ अपकमिंग शॉर्ट अबाउट रिविजन. ओके, doing research involves these steps of research.
स्टेटिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। फिर ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारा रिसर्च के पीछे, हाइपोथेसिस पहले एक रफ वर्क, फिर उसके बाद में फाइनल थ्योरी तो हाइपोथेसिस, फिर मेथोडोलॉजी कि किस मेथड से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा और फिर स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट। अभी 3, 1, 2, 4, 5 है क्या कहीं पर? यस, ऑप्शन सी में है। रिसर्च क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू डेवलप न्यू थेरीज और अल्टर एग्जिस्टिंग थेरीज। ये है रिसर्च का फुल फॉर्म डेफिनेशन। रिसर्च रेफर्स टू गो अबाउट सीकिंग और प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, अपडेट और अल्टर एग्जिस्टिंग नॉलेज, प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। ये सारा है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स। फिर अभी ये तो आपको समझ गया स्टेप्स। उसके बाद में और आता है जो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग है, उसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग आता है, लास्ट स्टेप। द बिब्लियोग्राफी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट 8th, बिब्लियोग्राफी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट lends credibility to the report and serves as a guide for further research। समझा? मतलब जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर्स है या रिसर्च हो चुकी है उनको उनका क्रेडिट देना और वो जो होते हैं उनको एज अ गाइड फॉलो करना। मतलब बिब्लियोग्राफी क्या होता है? वो एंड में प्रेजेंट करते हैं ना लिस्ट ऑफ सोर्सेज, बुक्स वगैरह। मतलब मैंने यहाँ से फॉलो किया है, जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे क्वेश्चंस जो मेरे आंसर्स होते हैं ये मैंने बुक से स्टडी किए हैं, फिर मैंने कुछ गूगल पर से लिए हैं, तो वही हिसाब से बिब्लियोग्राफी होता है। एंड में सारे क्रेडिट्स देना जिनका वर्क यूज़ किया है उनको क्रेडिट्स देना। ओके, एक्नॉलेजमेंट, एक तरह से एक्नॉलेजमेंट होता है बिब्लियोग्राफी। No hypothesis can be stated in terms. No hypothesis can be stated in general terms. हाइपोथेसिस क्या होता है? टेंटेटिव सोल्यूशन होता है। लाइक आगे रिसर्च होगी या नहीं ये उस पर डिपेंड करता है, गैस वर्क। फिर उसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होता है? वो टेस्टेबल होना चाहिए और उसमें वेरिएबल्स का रिलेशनशिप पता होना चाहिए। फिर सजेस्ट, टेंटेटिव सोल्यूशन, क्लियर, प्रिसाइज, फिर लिमिटेड, ज़्यादा बड़ा चौड़ा भी नहीं होना। रिसर्च बड़ी हो सकती है, हाइपोथेसिस छोटे ही होते हैं। उसके बाद में कंसिस्टेंट, बॉडी से रिलेटेड होना चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड। फिर कैपेबल ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड टेस्टिंग लार्ज प्रॉब्लम, अगर वो लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, अगर वो कैपेबल ही नहीं है तो वो फिर आगे जाकर रिसर्च में कन्वर्ट कैसे होंगे ना। और रिलेवेंट थेरी पर बेस्ड, मतलब अच्छा कुछ बेस उसका रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, और ये जो रहते हैं ना डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, फिर जो नल होता है, नल रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस, ये सारे सोर्सेज बेस्ड होते हैं, सोर्सेज बेस्ड। तो जनरल टाइप का कुछ नहीं होता है, जनरल टर्म्स में कुछ स्टेट नहीं हो सकता, उनके प्रिसाइज टर्म्स। द एफ टेस्ट इज बेसिकली वन साइडेड, टू साइडेड, इट इज़ कैन बी इधर डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। मतलब कि हाइपोथेसिस के बेस पर होता है ये, या तो वन साइडेड हो सकता है या टू साइडेड, दोनों भी हो सकता है। मतलब एफ टेस्ट क्या होता है कि दो पॉपुलेशन के वेरिएंस अगर इक्वल है, मतलब उनको टेस्ट करने के लिए होता है। वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एफ टेस्ट, ठीक है। तो अगर इफ वेरिएंस आर इक्वल तो रेशो विल बी 1, और अगर नहीं है तो वो रेशो डिफरेंट आएगा, 1 नहीं आएगा। मतलब ऊपर लाइक लार्जर सैम्पल वेरिएंस बाय स्मॉलर सैम्पल वेरिएंस। तो अगर ये 2 टेल है या 1 टेल है, इसको 2 टेल्ड 1 टेल भी बोलते हैं। अगर ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो 2 टेल है तो अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। 2 टेल इज अगेंस्ट, मतलब जब इक्वल है तब 2 टेल यूज़ होता है। वो दोनों साइड के ऑब्जेक्टिव्स को देखता है, दोनों साइड के। और ये जो 1 साइडेड है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ये ना इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ये दोनों साइड का चेक करता है। 1 टेल या तो फर्स्ट वाले पॉपुलेशन की तरफ जाएगा, या जो ग्रेटर है, या तो लेस है, या फिर वो सेकेंड वाले की तरफ जाएगा जो ग्रेटर है या लेस है, ठीक है। 11th, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी प्रिसाइसली कंट्रोल्ड। Experimental research, what is it? Systematic and scientific approach to research on establishing causal relationships, like it is designed for establishing cause and effect। काफ़ी कंट्रोल्ड वे में काम होता है, प्रिसाइसली कंट्रोल इसीलिए बोले क्योंकि ये काफ़ी सिस्टमैटिक होता है,
काफ़ी प्रॉपरली अरेंज किया होता है और एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही ये रिसर्च को फॉलो किया जाता है या रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। और इसके फोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के? कंट्रोल, मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन, रेप्लिकेशन। यानी कि कंट्रोल करना आना चाहिए, मैनिपुलेट करना आना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको प्रॉपरली रेप्लिकेट करना चाहिए मतलब आप किस तरह से उस रिसर्च को इन वर्ड्स रेप्लिकेट करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इन एक्सपेरिमेंट वे में कैसे रेप्लिकेट करते हो, थेरी तो है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरली इज इंडिकेटेड बाय इट्स इम्पैक्ट फैक्टर। इसके ऊपर हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। इम्पैक्ट फैक्टर, I10 फैक्टर, जी इंडेक्स। ये जो I10 है, ये I10 है, यहाँ पर I10 है, I10 वो फिर से 10 नहीं दिख रहा है ना, I10। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? रिलेटिव वाला, रिलेटिव इम्पोर्टेंस। इसके ऊपर बात किए थे हमने पहले भी। और I10 कब होता है? जब नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस एंड ऑथर हैज़ रिटन। फिर एच इंडेक्स, metric for evaluating cumulative impact of an author's scholarly output and performance, measures quantity with quality। ये क्वांटिटी विद क्वालिटी वाला है एच इंडेक्स। फिर जी इंडेक्स क्या होता है? ऑथर लेवल मेट्रिक, कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटेशंस रिसीव्ड बाय द रिसर्च पब्लिकेशन। मतलब कि जो एक खंदा कुछ आर्टिकल होगा वो उसका रैंक क्या है, टॉप से लेकर डाउन के, मतलब कि फर्स्ट से लेकर 100 के बीच में उसका रैंक क्या है, इसके बेस पर। यूनिक है, लार्जेस्ट नंबर, मतलब is the unique largest number such that the top G articles receive together at least G2 citation। मतलब कि जो टॉप का जो आर्टिकल है उसको एटलीस्ट G2 साइटेशंस मिलेंगे। G2 साइटेशन सबसे हाईएस्ट वाले होते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर, एफ फैक्टर, ऐसे काफ़ी सारे हैं। नाउ आ गया है पैसेज। मैं ये क्वेश्चन पेपर तो अपलोड करूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप उस पर जाकर देख लेना। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चंस रीड करेंगे क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास में ज़्यादा। अभी आगे मैथ्स का भी आएगा पार्ट। सम कन्वेंशनल मैन थिंक दैट दे मस्ट हैव ऑल द कन्वीनियंस एंड एडवांटेजेस इन द फैमिली। ऑप्शन सी। 13 का है ऑप्शन सी। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वी मीन्स थिंकिंग अबाउट द फैमिली। ऑप्शन ए। ये फैमिली बेस्ड पैसेज है और ऑर्थोडॉक्स जो फैमिली मैन है होते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन बी। चिल्ड्रन लर्न मेथड्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यस, एग्जैक्टली, पैसेज में ही दिया हुआ है ये भी। ट्रू कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग बिगिन विथ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन डी। इफ पेरेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड देयर रिएक्शंस विल बी कंसोनेंस विद द चाइल्ड्स एबिलिटीज। ऑप्शन सी। ये सारे पैसेज में दिए हुए पॉइंट्स हैं। हाँ, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर पैसेज इज, अभी ऑप्शन 18 का ऑप्शन ना अपने इसमें दो दिए हुए, A and B, the parent child relationship and the family and the compulsions of family life, दो दिए हुए हैं आंसर की में। नाउ 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा है, वर्बल क्या है? लेटर राइटिंग। ऑप्शन ए। राइटिंग एंड स्पीकिंग वो दोनों वर्बल होते हैं, ओरल। फिर फेशियल एक्सप्रेशन तो एकदम बेसिक है। साइलेंस नॉन वर्बल होता है। और पेस ऑफ स्पीकिंग मतलब स्पीड क्या है बोलने की, वो भी पैरा लैंग्वेज होता है। यूज़ ऑफ वॉइसेस वो भी नॉन वर्बल में ही आता है। यूज़ ऑफ वॉइसेस नॉन वर्बल में ही आएगा, कीप दिस इन माइंड। नॉन वर्बल में क्या क्या आते हैं? फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, डिस्टेंस, फिजिकल इन्वायरमेंट और अपीयरेंस, यूज़ ऑफ वॉइस, द पेस ऑफ स्पीकिंग एंड यूज़ ऑफ टच। ये सारे क्या होते हैं? विजुअल क्यूज़ होते हैं। विजुअल क्यूज़ जो कि नॉन वर्बल में यूज़ होते हैं। वर्बल में क्या आता है? यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू पास ऑन इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग और राइटिंग, बोलो या लिखो। 20, ऑन विच क्राइटेरिया कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द कम्युनिकेशन। इंट्रा माने कि खुद से, इंटर यानी कि दो लोगों के बीच में, ग्रुप माने कि दो से ज़्यादा, और मास यानी कि बहुत सारे। और कम्युनिकेशन कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है? 4 टाइप्स में। बेस्ड ऑन पार्टीज, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, बेस्ड ऑन मीडिया और अदर, ऐसे 4 टाइप में डिवाइड है। तो पार्टीज वाला है इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल। फिर फॉर्मेलिटी वाला तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आता है। और बेस्ड ऑन मीडिया में आता है रिटर्न, फिर ओरल या वर्बल और नॉन वर्बल।
उसके बाद में जो अदर आता है वो मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और हाँ, जो सबसे पहले हमने इंटरनल कम्युनिकेशन देखा है ना, उसमें भी 2 टाइप्स आते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये सब दिमाग के ऊपर से रहेगा, सीधा सीधा याद रखो। 4 टाइप होते हैं, पार्टी बेस्ड, फॉर्मेलिटी बेस्ड, मीडिया बेस्ड और अदर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकिंग न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यूज चैनल? ऑप्शन सी, अ शॉर्ट एंड डेवलपिंग न्यूज अबाउट एन इंपॉर्टेंट इवेंट जस्ट डिस्कवर्ड। ये जो देखो, अभी जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी पेपर, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यूजुअली तो, बट पढ़ लो, क्या पता कुछ भी हो जाए। What is significance of the 1980s in the context of television in India? Rapid expansion of दूरदर्शन नेटवर्क। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे दूरदर्शन काफ़ी फेमस था, दिल्ली बेस था ये, फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट टीवी टेलीकास्ट फैसिलिटी। मतलब दिल्ली से स्टार्ट हुई दूरदर्शन, अभी भी दिल्ली में उनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर। फिर ये हर तरफ, हर एक के घर पर दूरदर्शन चैनल आने लग गए। 1980s में तो वो हर एक के घर में था। The round table sitting, 23rd, the round table sitting arrangement in a typical conference room facilitates more interactive communication among participants. गांधी जी के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पता है आपको? 1931, 1932, 1933 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, काफ़ी फेमस है ये राउंड टेबल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। सॉरी, टू राउंड टेबल्स हुई थी, सॉरी। 24, what communicative dimensions are added when PowerPoint presentation is used in teaching? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब यूज़ करते हैं तब ऑडियो, विजुअल एंड इंटरैक्टिव तीनों भी यूज़ करते हैं। पावर पॉइंट है ईजी प्रोग्राम टू यूज़ एंड अ पावरफुल टूल। प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका विजुअल इम्पैक्ट होता है, फिर उसमें कंटेंट शेयरिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ऑफिशियल यूज़ भी होता है, टीचिंग यूज़ भी होता है, सब कुछ हो सकता है ना पावर पॉइंट से। तो कंसिडर द फॉलोइंग कोड वर्ड्स फॉर फ्रूट्स। बनाना 010, एप्पल 111, मैंगो 101। माई नियरेस्ट डिकोडिंग प्रोसीजर 000 विल बी डिकोडेड एज बनाना। वाई? क्योंकि ये 2 बार 0 है इसीलिए। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रियल नंबर्स पाई एंड √2? ओके, इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाई रेट्स टू n इज इरेशनल फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। इरेशनल और रैशनल क्या होते हैं? रैशनल वो जो कि फ्रैक्शंस में होते हैं, और इरेशनल वो जो कि फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज कैन बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट और फ्रैक्शन। p/q ऑफ 2 इंटीजर्स, अ न्यूमरेटर p एंड अ डिनोमिनेटर q। p/q, सॉरी, ये p/q जो है ये फ्रैक्शन में है, इसके लिए ये रैशनल है, और जो इरेशनल होते हैं ये फ्रैक्शन में नहीं आते। और इरेशनल मतलब रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज अ सिंपल फ्रैक्शन, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं वो। और यहाँ पर हमारा आंसर पाई बाय एन क्यों है? क्योंकि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग माने कि जिसका कोई एंड नहीं है, और उसमें ना नंबर्स रिपीट नहीं होते, मतलब अलग अलग नंबर्स आते हैं। पॉइंट या अगर 0.0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग नंबर्स आएंगे, 3 फिर वापस से 2 ऐसे नंबर आएगा, ठीक है। वो 0.455 समथिंग ऐसे कुछ तो भी है उसका, जो 22/7 लिखते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ पर पूछा था ट्रू क्या है, तो ऑप्शन डी इज ट्रू। आगे बढ़ेंगे। आई एम नॉट अ प्रो इन मैथ्स, आई हैव ऑलरेडी सेड इन माई वीडियोज। सपोज xi इज इक्वल टू 10, x2 इज इक्वल टू x1 + 1/10, xk + 1 इज इक्वल टू xk + 1/10k, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। अच्छा, यहाँ पर है ऑप्शन बी, एटलीस्ट वन टर्म ऑफ द सिक्वेंस इज लार्जर देन 10.1112। 27 का आंसर हमने क्या लिखा है? बी। अभी यहाँ पर ना बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, मतलब बड़ा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने कैसे दिया है, x1 डायरेक्टली दे दिया है 10, तो अभी x2 क्या आएगा? 1 प्लस, यहाँ पर x2 क्या आएगा? 10 + 1/10। समझा? 10 + 1/10, तो वो हो जाता है 10.1, ऐसे आता है वो मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालते हैं ना, 100 हो जाएगा फिर एलसीएम मेथड से। वैसे मैं लिख कर बताती हूँ, वो टाइप करती हूँ मैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल। 10 + 1/10, x2 का कंडीशन लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू 10.1। फिर हम नीचे लिखेंगे x3 का कंडीशन, x3 है x2 + 1/10⁻²। यहाँ पे 10⁻1 आएगा, 10⁻k दिया है ना, क्योंकि ये जो कंडीशन है xk + 1, यहाँ पर जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग ये जो है यहाँ पर k की वैल्यू आएगी ना, तो उसको कंटिन्यू करेंगे हम। सपोज 10
10.1 जो कि हमारे इसकी वैल्यू आई है +1 बाय 100, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। यहाँ पर 10⁻1 था, यहाँ पर 10⁻2 आएगा, 10⁻2 वैसे लिखो क्या, 10⁻2 सो इज इक्वल टू 10 पॉइंट, अभी समझ आएगा, मैं हर बार नहीं रिपीट करूँगी, बाय 100 इज इक्वल टू 10.11, 10.11। अभी ना एटलीस्ट वन टर्म ऑफ सिक्वेंस इज लार्जर देन 10.1112, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी ये बाकी है, इसको मैं और लिख रही हूँ। ऐसे ही x5 x10 x4 x5 x6 ऐसा चले जाएगा वो। तो ना जो एंड में आएगा ना वो 10.1111 आएगा, जो एंड में आएगा ना अपना, वो क्या रहेगी वैल्यू, 10.1111 ये रहेगी जो एंड वैल्यू रहेगी। 1112 नहीं आएगा कहीं पर भी, ओके। जो ये है ना नॉट ट्रू पूछा है ना यहाँ पर अपने को, तो ये 11112 नहीं आएगी एक भी बार। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। नो टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर इक्वल, हाँ इक्वल तो है ही नहीं, सीक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑफ कोर्स। जब यहाँ पर 10.1 है, 10.11 है, 10.1111, एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन 11.11 करेक्ट, क्योंकि ये 10 के अंदर ही है ना सारे, 11 के अंदर ही है सारे, 11 से ऊपर नहीं जा रहे, तो वो सब लेस है, समझा। ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। ये यहाँ पर 10⁻1 है, हाँ यहाँ पर 10⁻1 है, इसलिए इसका आंसर 10.1 है। हमने ये वाला जो यहाँ पर जो स्क्वायर ये ड्रॉ किया था ना, ये इसके लिए ड्रॉ किया था क्योंकि ये हमारी कंडीशन थी कि ऐसा हमको आंसर मिलना चाहिए 10⁻2, क्योंकि यहाँ पर x2 था, यहाँ पर x2 था, इसीलिए ये 10⁻2 हुआ। यहाँ पर x2 था इसीलिए ये 10⁻2 हुआ। फिर यहाँ पर x1 था, इसके लिए ये 10⁻1 था। ये ना आप कंफ्यूज मत होना, ओके। 28. Assume that human beings will survive on earth for infinity. There is a person whose family line will never terminate. ऑप्शन है इसका सीधा सीधा। अगर ऐसा अज्यूम कर लो एवरी ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव ऑन अर्थ फॉर इन्फिनिटी, तो इट कैन बी सेड दैट अ पर्सन हुज फैमिली लाइन विल नेवर टर्मिनेट बिकॉज सर्वाइवल इज फॉर इन्फिनिटी एज अदर्स कैन नॉट बी कन्फर्म। इन्फिनिटी तक सर्वाइव करने वाले एवरी वंस फैमिली लाइन में गेट टर्मिनेटेड, कैसे पॉसिबल भाई, इन्फिनिटी बोला है यहाँ पर। एटलीस्ट 50% ऑफ प्रेजेंट पर्सन फैमिली विल नॉट बी टर्मिनेट, क्या गारंटी है, कैसे बोल सकते हो। एट मोस्ट 50% विल नॉट बी टर्मिनेटेड, नहीं बोल सकते हैं ना कितने टर्मिनेट होंगे कितने रहेंगे, इसीलिए ऑप्शन है सबसे जो करेक्ट लगा वो ऑप्शन है। मैंने आपको दोनों भी पेपर वाला एक्सप्लेनेशन भी बता दिया और ये वाला भी। 3 boys B1 B2 B3 एंड 3 गर्ल्स G1 G2 G3 आर रजिस्टर्ड इन मैरिज ब्यूरो। ओके, शादियों का तो क्या ही पता। सपोज ईच बॉय विशेज टू मैरी अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल ईच बॉय गेट मैरिड टू अ गर्ल ऑफ हिज चॉइस। हाँ, सबको अपने चॉइस की लड़की चाहिए भाई, जस्ट जोकिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 29 का आंसर है सी, B1 लाइक्स G2, B2 लाइक्स G1 G2 एंड B3 लाइक्स G3। ये ऐसा आंसर दिया है इसमें। क्यों, तो देखो अभी हम क्यों, B1 के पास में G1, B2 ने G1 G2 देख लिया, फिर B3 ने भी G2 को देखा, G3 कहाँ गई, G3 का तो कोई सोचा ही नहीं, इसके लिए कैंसिल। फिर यहाँ पर भी देखो G1 G3, इसने भी G3 बोला, इसने G1 बोला, तो यहाँ पर G2 बेचारे को कोई देखा नहीं। अभी हम आगे देखेंगे जो फोर्थ वाला है। अभी यहाँ पर ना B1 है G1, B2 G2 G3 और B3 भी G1। अब B1 और B3 एक ही लड़के को देख रहे, एक ही गर्ल है, कैसे पॉसिबल। तो इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है सी, B1 को G2, B2 को G1 या G2 में से कोई एक और B3 को G3। मतलब कि इसका मोस्टली तो G2 का G1 ले सकते हैं, बट आंसर को कैसे तो भी कॉम्प्लिकेट बनाना है, इसके लिए कर लेते हैं ऐसे। एटीट्यूड एकदम कूल रखने का। 30. Suppose that in an organization every teacher is a scientist, every scientist who is not a teacher is an engineer. Therefore, okay. Suppose that in an organization every teacher is a scientist. हर टीचर साइंटिस्ट है, अपने टीचर सब टीचर साइंटिस्ट है। फिर एवरी साइंटिस्ट हु इज़ नॉट टीचर, यहाँ पे देखो ये सब, तो वो जो है वो इंजीनियर है। ओह सॉरी, ये वाला मेथड नहीं आता इसमें, डायरेक्ट ऑप्शन से देखें। एवरी इंजीनियर इज अ साइंटिस्ट, कैसे, नॉट पॉसिबल। जो साइंटिस्ट टीचर नहीं है वो इंजीनियर है। एवरी टीचर इज एन इंजीनियर, हाउ इज इट पॉसिबल,
क्योंकि एवरी टीचर इज़ अ साइंटिस्ट, एवरी साइंटिस्ट इज इधर अ टीचर और एन इंजीनियर, ये करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन है आंसर सी, नो टीचर इज़ एन इंजीनियर, नो टीचर इज़ एन इंजीनियर, नो, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना टीचर या इंजीनियर के बीच में। हमारा तो साइंटिस्ट टीचर और साइंटिस्ट टीचर है और साइंटिस्ट इंजीनियर है रिलेशन, समझा? ऑप्शन सी। आगे, L, M, N, P and Q appeared for a test. M scored better than P. चलो M ने बेटर किया P से, तो M पहले आ जाएगा P के, बट स्कोर्ड लेस देन L, तो अभी L आगे आ जाएगा। फिर L स्कोर्ड, L एन N, L स्कोर्ड बेटर देन N, ठीक है। तो अभी हमारा जो है L, इसके पहले N आ जाएगा क्योंकि L ने सबसे अच्छा स्कोर किया है और M ने कम स्कोर किया है L और N से, ये यहाँ पर दे दिया। P स्कोर्ड बेटर देन Q, मतलब कि अपना Q N में है, तो ये सीक्वेंस कहाँ पर है? L N M P Q, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए, समझा? ऑप्शन ए में वही सिचुएशन। अभी आगे, सम लीडर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल द मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल लीडर्स आर इंटेलिजेंट, सम मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट। अभी सबसे पहले तो क्या बोला है? इंटेलिजेंट, हमारे इंटेलिजेंट, फिर ऑल मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, मतलब मैनेजर इसमें आ जाएगा। सम लीडर्स आर इंटेलिजेंट, यानी कि लीडर इधर, तो ऑल लीडर्स आर इंटेलिजेंट, नो, सम आर इंटेलिजेंट, सम मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, यस, ऑप्शन बी, ओनली टू, बोथ 1 and 2 नहीं है। देखो सम क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है ना सम ऑल द मैनेजर्स आर इंटेलिजेंट, इसके लिए सम मैनेजर्स तो इंटेलिजेंट है ही नहीं। आगे, अभी फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव, सब टाइगर ब्रेव, सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, सम टाइगर्स आर काइंड, टॉम इज अ टाइगर सो ही इज अ ब्रेव। अभी ये है 33, क्वेश्चन हमारा 33 चल रहा है, तो इसका आंसर है सी, बहुत 1 and 2। अभी कुछ शेर है, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव, ब्रेव, फिर इसमें सब टाइगर, फिर सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, सम ब्रेव एनिमल्स आर काइंड, ऐसा लेने का। तो फिर सम टाइगर्स आर काइंड, ये आ गया ना थोड़े से टाइगर काइंड। फिर टॉम इज अ टाइगर, अपना ऑल टाइगर आर ब्रेव है, तो टॉम एक नया टाइगर है, वो ब्रेव है, करेक्ट। सो ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन 1 and 2 दोनों भी आ जाएगा, बहुत 1 and 2। मोहिनी, नंदा, सीमा, अनीशा एंड संगीता आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। एट द एंड ऑफ रेस सीमा वॉज अहेड ऑफ नंदा बट बिहाइंड अनीशा, मोहिनी वॉज बिहाइंड ऑफ ऑल, संगीता वॉज अहेड ऑफ सीमा, हु मस्ट बी द फर्स्ट 3? ओके, तो सबसे पहले तो सीमा, अनीशा, संगीता। सीमा वॉज अहेड ऑफ नंदा बट बिहाइंड अनीशा, मतलब अपनी जो सीमा है उसके पहले आती है अनीशा। मोहिनी वॉज बिहाइंड ऑफ ऑल, मतलब मोहिनी तो एंड में है, तो मोहिनी तो कटी गई बेचारी। यहाँ पर पूछा है फर्स्ट 3, मोहिनी, नंदा भी निकल गई क्योंकि फर्स्ट 3 पूछा है, सॉरी हाँ अब बाकी है। संगीता वॉज अहेड ऑफ सीमा, तो अब यहाँ पे आ गई संगीता, तो हु मस्ट बी द फर्स्ट 3? सबसे पहले आएंगी अनीशा, संगीता, सीमा, ऑप्शन सी, फिर नंदा और फिर मोहिनी, क्योंकि मोहिनी लास्ट है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग will complete the following letter series: H I G L M N K T U S X Y Z, H plus 4 L, L plus 4 P, मतलब कि P से स्टार्टिंग है, फिर M, I plus 4 M, M plus 4 Q, वैसे ही G plus 4 K और K plus 4 O, तो इसका आंसर है P Q O, ऑप्शन ए। ये प्लस 4 वाले मेथड से हर बहुत सारे पेपर्स में है, इसके पहले भी सॉल्व किया हमने ऐसे मेथड से, प्लस फोर वाले। और कुछ नहीं, अगर एग्जाम में देखो सबसे पहले ना पूरे ABCD विथ नंबर्स लिख लेना, मतलब कि ऐसे ए पेपर सॉल्व करने से पहले लिख लेना, ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, ऐसे पूरी लिख लेना सीक्वेंस। एक कुछ ना 1-2 तो क्वेश्चन आते ही नंबर ये अल्फ़ाबेट्स पर, सॉल्व कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग फ्रूट्स, मैंगोज एंड अल्फोंसो? ऑप्शन है कैसे, पहले तो फ्रूट्स, फिर मैंगो और ये अल्फोंसो, अल्फोंसो हापुस अम्बा। ओके, अभी ना थोड़ा पेशेंस रखना है। यूज़ द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू द पास्ट कैंडिडेट्स टू द कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर इंस्टीट्यूट ए में पूछा है, ए में पूछा है सबसे पहले। तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे ए में।
अपीयर्ड है 22%, पास्ट है 18%, ठीक है। अपीयर्ड है 18, अपीयर्ड 22, पास्ट 18%। टोटल नंबर कितना है 8550 अपीयर्ड, और टोटल नंबर पास्ट 5700। तो अभी परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज के बेसिस पर करने, लाइक रेशो करनी है ना अपने को। तो सबसे पहले तो 18% ऑफ 5700, मैं अच्छे से लिख कर बताती हूँ, टाइप कर लेंगे हम। 18% किसका 5700 वाला, बाय 22% किसका 8500। तो इसका कैसे आंसर आएगा, देखो 100 से वो कट करने का, वो वाला जो होता है 18 × 57। अब इतना बेसिक तो सबको आएगा ही, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। इंटू उसके नीचे 22 × 85.5, कैलकुलेट कर लो। वैल्यूज़ क्या आएगी मैं बोल देती हूँ, डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ देने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो 18 × 57 की वैल्यू आती है 1026, बाय 22 × 85.5 की वैल्यू आती है 1881। तो ये ना 6/11 है आंसर मैं डायरेक्टली देने वाली हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि मैं आंसर डायरेक्टली दूंगी, तो इसका आंसर है 6:11। अभी आप इसको 2 के टेबल से सॉल्व करके देख लो, या कैसे भी सॉल्व करके देखो। और इफ़ पॉसिबल, अगर ज़्यादा टाइम है एग्जाम में तो फिर ये सॉल्व करने में बैठो, अगर टाइम कम है तो ज़्यादा टाइम मत दो, जो आगे के क्वेश्चन है उन पर पहले फोकस करना। व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स अमंग द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन इंस्टीट्यूशंस बी एंड सी टुगेदर। ओके, परसेंटेज 38 का आंसर बी है। 80% हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे, वो भी डोंट वरी। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ पास कैंडिडेट्स बी में कितने हैं 17%, फिर सी में कितने हैं 13%, फिर अपीयर्ड में कितने हैं बी में 15%, और इसमें कितने हैं अपीयर्ड में 10%। टोटल, ये टोटल वाली वैल्यू 8550 और 5700। अभी कैलकुलेट करना है, बी एंड सी का कैलकुलेशन करना है, पास बाय अपीयर्ड वाला कैलकुलेशन करना है। ये देख लो पहले, हाँ, मतलब कि पास कितने, सपोज 15%, सॉरी 17 है ना, हाँ, इसमें 17 है बी में, 17% प्लस 13% ऑफ 5700, ये पास वाले। फिर दूसरा वाला जो अपीयर वाला है वो 15% प्लस 10%, ये किसका है 850, ठीक है। तो अभी इसका डायरेक्टली आंसर दे देते हैं। 15% प्लस 10% कितना होता है 25%, 25% इंटू 8550, और इसका 15 प्लस 30%, 15 प्लस 17, 30% ऑफ कितने 5700। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब ना दोनों को साथ में लाने का, कभी कभी ये चलता नहीं। हाँ, अब क्या 30% ऑफ 57 वो वाला 30% इंटू 5700 बाय 25% इंटू 8550। सीधे सीधे वैल्यू निकालनी की अब इसकी, मतलब वही काटा काटी करो, 100 से लाओ, फिर 30 इंटू 57, 25 इंटू 85.5, फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू निकालनी की। ऑप्शन बी 80%। मैं इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करने वाली हूँ। विच इंस्टीट्यूट हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास टू कैंडिडेट्स अपीयर्ड। पास टू अपीयर्ड में किसका हाइएस्ट परसेंटेज है, ये ना देखकर भी सॉल्व होता है। ऑप्शन में कौन से इंस्टीट्यूट है वो पहले देख लेंगे। DCFE मतलब BCFE, बी दिया है, सी दिया है, एफ दिया है और ई दिया है, डी, जी और ए नहीं दिया है। ओके, तो बी में 15 और 17 प्लस 2% का है, फिर सी में 3% का आता है, ई में 1% का है, और इसमें भी 3% का है। कन्फ्यूजन, तो इसके लिए हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। नो कन्फ्यूजन,
हाँ कन्फ्यूजन है, सॉरी कन्फ्यूजन पॉइंट है, ये दोनों में 3% आ रहा है ना डिफरेंस। तो आंसर की मैं आंसर सी है, ऑप्शन सी दिया हुआ है। 13% ऑफ 5700 बाय 10% ऑफ 8550, तो फिर 86 पॉइंट कुछ तो भी आता है इसका आंसर, 86 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। ओके, और ई का भी आपको अगर एफ का वैल्यू चाहिए तो हम वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, और एफ का क्या है 12%, 15% बाय 5700, तो इसका आंसर ना 83 समथिंग आ रहा है, 83% आता है। आप कैलकुलेट कर लो, मेरा कैलकुलेशन में स्प्लिस हो गया था इसीलिए टाइम लगा। 83 पॉइंट समथिंग है इसका आंसर। ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन डी जो कि सी है, सी इंस्टीट्यूशन। 40 द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड डी टुगेदर एक्सेड द नंबर अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एंड ई टुगेदर बाय, इसका आंसर है सी, ले लो, इसका आंसर सी है। अभी फिर से उतना बड़ा कैलकुलेशन है कि पहले आपको पूरे टोटल निकालने हैं, ए और डी का प्लस करके अपीयर में, पास में, फिर पास के ए एंड डी और अपीयर के सी एंड ई। ठीक है, पास के मतलब कि 18 प्लस 16 और अपीयर के 18 प्लस 16 और अपीयर वाले सी एन ई, यानी कि अपीयर के सी 10 प्लस सी एन ई 8, 18%, 18 प्लस 16 एंड 10 प्लस 8, तो ये 34 और ये 18। तो इनको फिर से अपना वही मेथड 34% ऑफ 5700 और 18% ऑफ 8550, तो वो क्या वैल्यूज़ आती है, वैल्यूज़ है 1938 माइनस 1539, ये वैल्यू है। तो टोटल डिफरेंस आता है 399 वाला, 399 का टोटल डिफरेंस आता है। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 40 का। 40 ये किसका है, 37 का है कैलकुलेशन, ये 39 का है और आगे ये 38 का है। कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए बता दे रही हूँ अभी मैं आंसर की, तो मैं ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली अपलोड करने वाली हूँ। 399 का डिफरेंस है। फिर से प्रोपोर्शन, वो टेबल बेस्ड, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस इन 1997। क्वेश्चन पहला क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू if the population of village M below poverty line in 1997 is 12160। आंसर इसका बी, लिख लो पहले, आंसर है 41 का बी, 205500। सॉरी काफ़ी लेट हो चुका है, इसके लिए नींद आ रही थी, नथिंग। ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन, अभी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे पहले। तो हमारा एम विलेज है, पहला विलेज एम है ना, ये क्या हो रहा है, एम और क्यू बोला है विलेज, ठीक है, एम और क्यू विलेज है। तो बिलो पावर्टी लाइन में यहाँ पर कितने हैं, 38% है। 38% का टोटल कितना दे रहा है वो 12160। ओके, वो 12160 बोला है। फिर उसके बाद में आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन बोला है उन्होंने। टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है 38, और सॉरी टोटल पॉपुलेशन 16%, और उसमें से पॉपुलेशन बिलो पावर्टी लाइन 38। अरे ये तो क्वेश्चन से अजीब है। आई गेस ये इधर रहना चाहिए था ना, टोटल पॉपुलेशन। अभी इसको कैलकुलेट किस बेसिस पर करना है, मैं ये क्वेश्चन ड्रॉप ही करने वाली हूँ। हाँ, मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। इफ़ द पॉपुलेशन, ओके 42 भी देख लो। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी इन 1997 इज 32,000, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एन बिलो पॉवर्टी लाइन इन दैट ईयर। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं तो ड्रॉप कर रही हूँ। 42 का आंसर भी बी है, 15600। यस, आई एम स्किपिंग द क्वेश्चंस। वैसे भी 60 क्वेश्चन है, 50 सॉल्व करने थे। अगर मैं एग्जाम में रहती तो मैं पक्का स्किप करती थी। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. स्टिल फोटोग्राफी, रेडियो, कंप्यूटर एंड इंटरनेट. ऑप्शंस स्टिल फोटोग्राफी, फिर रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट. स्टिल फोटोग्राफी कब आई थी? 1826 में आई हुई है. फिर रेडियो कब आया है? 1895. और जो काफ़ी सक्सेसफुल था वो 1905 कुछ तो भी 1904 1895 में पहला वाला. फिर उसके बाद में कंप्यूटर का ऐसा स्पेसिफिक ईयर दिया नहीं है उन्होंने. और इंटरनेट का तो 1983, 1989, 90 ये वाला है. तो इंटरनेट तो सबसे आखिरी में. लॉजिक बेस्ड. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें आंसर है बी, जीमेल. जो फेसबुक है, माई स्पेस, ऑर्कुट, लिंक्डइन, ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स है. ठीक है. बट जो जीमेल है ये सेंडिंग प्राइवेट मैसेजेस टू पर्सन और अ ग्रुप, मेल करने के लिए ये यूज़ होता है. ये बाकी सोशल मीडिया है, फेसबुक, माई स्पेस, ऑर्कुट, लिंक्डइन, ये मास पॉपुलेशन के लिए, मास कम्युनिकेशन के लिए. URL, इसका आंसर ना अपने आंसर की में ABCD दिया हुआ है, सीधा उन्होंने ड्रॉप नहीं किया क्योंकि इसका आंसर है ही नहीं ना यहाँ पर. इसका आंसर क्या आता है हम लिख देंगे. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका फुल फॉर्म है, जो हमारे पास में आंसर ही नहीं है. जो डी है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, वो रहना चाहिए था यूनिफॉर्म. 46. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोसेस एंड एनालाइज क्वांटिटेटिव डाटा? SPSS. क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है? डाटा whose value is measured in form of numbers or counts with a unique numerical value associated with each data set, also known as numerical data. जिसको नंबर्स दिया, क्वांटिटी दी, क्वांटिफाई किया जाता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि सर्वेस, पोल्स वगैरह के लिए ये डाटा यूज़ किया जाता है. तो इसको प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए अलग अलग कौन से हैं, जैसे कि स्पार्क है, पाइथन अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, R. और जो SPSS है ये स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, मतलब कि जनरल पर्पस स्टैटिस्टिकल पैकेज है, एकेडमिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है, एडिटिंग, एनालाइजिंग और न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करने के लिए. कंपैटिबल विथ ऑल फाइल फॉर्मेट्स, इज़ यूज अवेलेबल टू यूज़ इन सोशल साइंस लाइब्रेरी डाटा एरिया. फिर ये जो क्वार्क एक्सप्रेस है ना, ये भी देख लेंगे क्या है. ये एक तरह से डिजिटल मीडिया है, ईजी टू यूज़ टूल्स होते हैं. फिर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए है ये सॉफ्टवेयर. मटेरियल, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ, मोस्टली पेंटिंग्स वगैरह. फिर क्वांट क्रोम, ये SQQN, सॉलिड स्टेट क्वांटम नेटवर्क्स. इट इज़ अ क्वांटम कम्युनिकेशन विच इंटेल्स द ट्रांसफर ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन स्टेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. मतलब कि क्वांटम डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. ऑप्शन अब आगे चलेंगे. इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेसिंग, अ टाइप सेट, फॉन्ट सेट पर्टिकुलर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी एंड मराठी विच कैन बी इजीली यूज अक्रॉस डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम्स विदाउट द हेल्प ऑफ कन्वर्टर इज कॉल्ड यूनिकोड. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. यूनिकोड के ऊपर इसके पहले भी क्वेश्चन था. इट इज़ अ यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम स्टैंडर्ड असाइन अ कोड टू एवरी कैरेक्टर एंड सिंबल इन एवरी लैंग्वेज इन वर्ल्ड. सब लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड है. ठीक है. इट इज़ मल्टीलिंगुअल, मतलब कि सभी भाषा के लिए. अभी करेक्ट पैर TV, मेमोरी स्टोरेज यूनिट, प्ले स्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पिक्सल, कलर, इनहेंसिंग फैसिलिटी, USB, एंटीवायरस. ऑप्शन है मेमोरी स्टोरेज. TV माने कि टेराबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, किलोबाइट, ये सारे मेमोरी यूनिट है. अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट. और एक TV माने 1024 GB, GB से बड़ा TV. फिर प्ले स्टोर है अपना फ़ोन में जो मार्केट होता है, एंड्रॉयड मार्केट बोलते हैं उसको, जहाँ पर सर्विसेज ऑपरेटेड एंड डेवलप्ड बाय गूगल, यानी कि प्ले स्टोर जैसे हम सामान अपने ऐप्स डाउनलोड करते हैं. सॉरी. पिक्सल क्या होता है? पिक्सल यानी कि हमारे फ़ोटोज़ को स्पेशली डिजिटल इमेजिंग. अ पिक्सल इज़ अ फिजिकल पॉइंट इन अ रास्टर इमेज और स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट. मतलब कि इंटेंसिटी बताता है वो, कलर नहीं, इंटेंसिटी. और USB तो यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टिंग अपना USB वायर कॉर्ड होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन. अब इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन, इनको ना ज़्यादा अच्छे से फोकस करना क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं हर एग्जाम में. नेशनल पार्क्स इन सिटू वाले कौन से होते हैं?
इन सिटू देन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम एट ऑल लेवल्स, मतलब कि उनको पूरे फॉरेस्ट को सेव करेंगे टाइगर्स के लिए। उसके अंदर ही वो कहीं टाइगर्स को बाहर नहीं लेके जाते, जैसे जू में उठाकर एक नए प्लेस पर लेके जाना, फिर ब्रीडिंग सेंटर्स भी वैसे ही कि आपका सैंपल है उसको लेकर आपके सेंटर पर लेके जाना। बॉटेनिकल गार्डन्स भी सेम होते हैं। इसीलिए नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वही एरिया को कंजर्व करना, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। और ये जो है ये तीनों भी एक्स सिटू वाले हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्सेज। सीधा sorry, in which states is Western Ghat spread and known for its rich biodiversity? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट, ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स। सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड एज हजार्डस। हॉस्पिटल से आने वाला वेस्ट हजार्डस होता है, बायोमेडिकल भी बोलते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज पॉल्यूटेंट कॉज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज एसिड रेन? सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लगे तो उसको क्लिक नहीं करने का। इट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो दोनों ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है एसिड रेन में। ओके, इट लाइक इफ यू लाइक द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्बीवोरस एनिमल? जो घास खाता है। इट इज डियर, स्नेक, फ्रॉग, डियर, फॉक्स। डियर। लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव सीरियस एप्रीहेंशंस अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी। एप्रीहेंशंस माने कि डाउट, मन में डर डाउट कुछ रहता है ना, एप्रीहेंशंस। न्यूक्लियर एनर्जी क्योंकि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है ना वो। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रेगुलेट्स हायर एजुकेशन? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कब एस्टैब्लिश हुआ था? नवंबर 1956। स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी, कभी कभी हो जाता है मिसप्रोनाउंसिएशन, सॉरी। Which of the following is responsible for professional development of teachers in higher education? UGC ASC। UGC ASC ये क्या होता है? एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। ASC का फुल फॉर्म लिख लो, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज ASC का फुल फॉर्म। ओके, UGC माने कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो कि है न्यूली अपॉइंटेड लेक्चर्स को ट्रेन करने के लिए। और ये UGC DEB क्या होता है? डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो होता है। UGC DEB ये वाला डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, रेगुलेटिंग डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। फिर NCERT REE क्या होता है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। NCERT का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कंडक्ट्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन। एडमिशन के लिए यूज़ किया जाता है ये CE, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर SCERT साइट, तो स्टेट काउंसिल की होती है ये, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, उनका होता है साइट। ऐसा कुछ होता ही नहीं वैसे तो, पर ठीक है, साइट। When was the first open university established in the world? In the world पूछा है 1969। हमने इसके पहले किया था इंडिया वाला, अभी इसमें पूछा है वर्ल्ड वाला। 1969 में पहली स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड में। ओपन यूनिवर्सिटी मिल्टन कीनीज इंग्लैंड, उसका प्रपोजल 1964 में आया था, बट वो स्टार्ट हुई थी 1969 में। विच कमीशन मेंशन दैट इफ वी एक्सक्लूड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशन वी वुड बी अनट्रू टू आवर होल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट? राधाकृष्णन कमीशन। राधाकृष्णन कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कब आई थी राधाकृष्णन? 1948 में अपॉइंट की गई थी ये। और ये क्यों किया हुआ था? टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और उनमें इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करने के लिए। फिर इंटीग्रेट करना था सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन को। उन्होंने बोला था कि स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो एक इंडिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसके बाद में मुद्दे लिया, बाकी के कमीशन देख लेते। कोठारी कमीशन 1964 से 66 में रिपोर्ट दिया था उन्होंने, और ये थे इनका सबसे मेन क्या था? एग्जामाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया। तो उसका मेन सबसे बड़ा 10+2+3 वाला जो था, 10+2+3 वाला जो सिस्टम है, जो अभी भी प्रिवेलेंट है,
वो वाला सिस्टम इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद में दवे कमीशन क्या है, ये सेबी रिलेटेड है। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एग्जामाइन एंड फाइनलाइज द ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेबी अपॉइंटेड ऐसे दवे। फिर मुदलियार जो है कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, 1952 में बनाया हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 years ऑफ सेकेंडरी एंड 4 years ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम, ये मुदलियार कमीशन का था। अभी आगे पढ़ेंगे। इनफ्लिमनेट है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एक्चुअली वो गांधीनगर में है। इज एन ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी, नेशनल प्रोग्राम है जो 1991 से स्टार्ट हुआ। मॉडर्नाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया, सबसे सप्पा लाइब्रेरीज के रिलेटेड है ये। एस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर लिंकिंग लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, हर जगह, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डीम यूनिवर्सिटी, सब जगह। 50. विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन? इट इज़ रूसा। इसके बारे में भी हमने पहले एक पेपर में डिस्कस किया हुआ है, रूसा के बारे में भी। क्या है, कोई बोलेगा? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हायर एजुकेशन वाला उच्चतर शिक्षा अभियान, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि 2013 में आई थी। सेंट्रल फंडिंग 60-40, फिर स्टेट या फिर 90-10 ऐसा वाला, और यूनियन टेरिटरीज के लिए पूरा 100%। ओके, बाकी की ये SSA वाली ये क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार। सर्व शिक्षा अभियान, SSA सर्व शिक्षा अभियान, इंक्लूसिव एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कि 14 साल तक, 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट है स्कूल में जाना, पर एजुकेशन फ्री देना। रमसा माने कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 15-16 साल वाले बच्चों के लिए जो होता है ना। और ये EFA एजुकेशन फॉर ऑल, ग्लोबल मूवमेंट है, यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट की गई 2015 में। इसका है टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल परस्यूट ऑफ 8 MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें है सेकेंड वाला है प्राइमरी एजुकेशन और है जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, थर्ड। ओके, प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड है ये तीनों भी। ये तो है सबको, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल, रमसा माध्यमिक 15-16 साल, और EFA ये भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेस्ड है। तो सिर्फ हायर एजुकेशन वाला है रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। होप यू लाइक द वीडियो।